नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया आप तक समाचार। नारीत्व का सम्मान इस कार्यक्रम के तहत आज हमारे साथ मौजूद हैं जिला परिषद की सीईओ मीनल जी करनवाल। आईएएस हैं ये, और जलगांव में जब ये आई थी तो जब पोस्टिंग की खबर आई हम लोगों को एज ए जर्नलिस्ट ये सोचना रहा कि पता नहीं मैडम कैसी होंगी। मराठी में कहावत है, जैसा दिसता तसा नसता। मैडम वैसी ही हैं, जैसी सीधी सादी दिखती हैं वैसी सीधी हैं नहीं, और ख़ासकर काम के मामले में काम करवा के लेना किस तरह से ये इनको बहुत अच्छे तरह से पता है। और इनके आने के बाद जिला परिषद में इतने सारे बदलाव हुए हैं जो हमने पिछले कई सालों में, मेरा करियर 23 सालों का पत्रकारिता में है, लेकिन जिला परिषद में इतनी जल्दी बदलाव मैंने भी नहीं देखा है। हम सब स्वागत करेंगे मीनल जी करनवाल का और इनके साथ बातचीत करेंगे, जानकारी लेंगे इनके बारे में कि मैडम ने शुरुआत कहाँ से की। मैडम, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले तो हम लोग ये जानना चाहेंगे कि आप कहाँ से हैं, आपकी स्कूली शिक्षा कहाँ हुई और आपने जो हायर एज्युकेशन है वो कहाँ से की? मी मूळ उत्तराखंडची आहे, डेहराडून उत्तराखंडची राजधानी, तिथेच माझं स्कूलिंग एज्युकेशन कंप्लीट झालं। मग मी दिल्लीला गेली। दिल्लीला एक कॉलेज आहे सेंट स्टीफन्स कॉलेज दिल्ली युनिव्हर्सिटीचा, तिथे मी हिस्ट्रीमध्ये माझं ग्रॅज्युएशन पूर्ण केली। 2015ला माझं ग्रॅज्युएशन पूर्ण झालं आणि 18ला IASची परीक्षासाठी बसली आणि 19ला त्याचा निकाल लागला आणि माझं IASमध्ये सिलेक्शन झालं। मैडम, सिविल सर्विसेज में आने का आपका सफ़र जो है वो कैसा रहा? आसान तो नहीं रहता है ये सब कुछ? नहीं, आसान तो कुछ भी नहीं रहता जीवन में। अगर कोई सिंसियर व्यक्ति है जो मेहनती है उसको कोई भी चीज़ आसान नहीं लगनी चाहिए, और अगर लग रही है तो कुछ तो भी गलत हो रहा है। तो आसान नहीं था, ऑफ कोर्स चैलेंजेस थे, बट जैसे कि ग्रेजुएशन होने के बाद पहले 2 अटेम्प्ट्स में मेरा एग्ज़ाम नहीं निकला, और वो जो 2 अटेम्प्ट्स थे पहली स्टेज में मैं फ़ेल हो गई थी, तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस हिट हो जाता है और बहुत नॉर्मल सी बात है किसी के लिए भी। कॉन्फिडेंस हिट हुआ, डिप्रेशन हुआ, एंग्जाइटी हुई कि एग्ज़ाम कैसे क्लियर होगा, नहीं होगा तो क्या करेंगे जीवन में, ऐसे चैलेंजेस थे। दिल्ली में रहती थे घर से दूर, तो कितना पैसा एक महीने में खर्च करना है, कितने पैसे का यूज़ आप कर सकते हो जिससे बचत भी हो और आपका घर भी चल जाए, ये सारे प्रश्न भी रहते थे जीवन में। और पढ़ाई को लेके एक प्रेशर यही था कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस बहुत ही अनसर्टेन जगह है, मतलब क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ने से क्लियर हो जाएगा, ये बहुत मिसगाइडेड चीज़ें मार्केट में रहती है। तो वो सबसे बड़ा चैलेंज था मेरे लिए। मैडम, सिविल सर्विसेज में आने की प्रेरणा आपको कैसे मिली थी? ओके, प्रेरणा ऐसी थी कि मेरे जो फादर हैं उनको पुलिस में जाना था, पर वो कुछ कारणों की वजह से अपने टाइम में नहीं जा पाए। तो जब मैं क्लास 11th में थी तो मुझे डॉक्टर बनना था, डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे थे, बट बीच में मन हटने लगा, इच्छा नहीं थी कि इतना 5 साल का मैं MBBS करूं या कुछ करूं, तो दूसरा क्या किया जाए करके मेरे फादर ने मुझे कंपटीशन सक्सेस रिव्यू करके एक मैगज़ीन होती है वो ला के दे दी। उसमें जिनका IAS क्लियर होता है, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ वैसे ही इंटरव्यूज़ आते थे बहुत सारा, IAS क्लियर करके कैसा लग रहा है वगैरह। तो वो पढ़ के एक इंस्पिरेशन लगा कि ये भी कोई फील्ड है, क्योंकि फैमिली में कभी कोई IAS IPS IRS था ही नहीं। तो वो पढ़ के इतना इंस्पायर लगा और लगा कि ये आसान है, जो कि गलती थी, और शुरू में लगा यार ये डॉक्टरी से तो आसान लग रहा है, ये कर लेती हूँ करके प्रेरणा थी। मैडम, बच्चे जो हैं वो अक्सर आप जैसी अधिकारियों को देखकर ये सोचने लगते हैं कि मुझे भी आप जैसा बनना है, लेकिन सवाल ये है कि क्या आप जैसे सक्सेसफुल महिला को देखकर, अधिकारी को देखकर
इन लोगों को ये क्षेत्र चुन लेना चाहिए या फिर इच्छा मन से होनी चाहिए कि ऐसा करना है? नहीं, मैं एक पॉसिबिलिटी जरी हूँ कि भाई ये IAS बन गई तो हम भी बन सकते हैं, तो वो तो हमेशा रहेगी. म्हणजे मी नेहमी सांगते की तुम्ही कुठल्याच बॅकग्राऊंडने येणार. तुमचे पप्पा शेतकरी आहे, मजूर आहेत, बिझनेस करतात किंवा खूप काय श्रीमंत आहे, तेही असू शकतो. पण तुमच्या मनात जर जिद्द राहिली की मला हे व्हायचं आहे तर तुम्ही होणारच. तर हे एक म्हणजे आपण पूर्व राष्ट्रपती होते आमचे APJ अब्दुल कलाम, त्यांच्याबद्दल ऐकले असेल. कोणाला माहिती आहे त्यांचा जन्म कुठे झालं होतं, त्यांचे पप्पा काय करत होते? एकदम साधारण रामेश्वरम नावाच्या शहरात, तेव्हाच्या गावात त्यांचा जन्म होता. आणि काहीच नसताना त्यांच्या मनात एक जिद्द, एक विजन होता. आणि कर्मठ म्हणजे स्वतःचं काम करताना एक ऑनेस्टी ठेवायचे. तो म्हणजे प्रत्येक सक्सेसफुल माणसांमध्ये एकच वैशिष्ट्य, ऑनेस्टी. तो उतनी ऑनेस्टी अगर दिमाग में रखी, दिल में रखी, तो कुछ भी हो सकता है. पर सिर्फ IAS एक चकाचौंध वाली जीवन लग रहा है कि गाड़ी में आते हैं, बंगला रहता है, अधिकार रहता है, उतना नहीं है जीवन. IAS के जीवन में भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं. तो अगर मन से नहीं लगता कि करना है तो नहीं करना है. और इससे भी ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आजकल प्राइवेट सेक्टर में आने लग गई हैं. कॉर्पोरेट सेक्टर बहुत एक्सपैंड हो गया है, रिसर्च सेक्टर बहुत एक्सपैंड हो गया है. तो बिल्कुल करिए. मतलब मेरे दोनों ब्रदर्स प्राइवेट सेक्टर में और बहुत खुश हैं. इनफैक्ट कभी कभी मजाक में मुझे बोलते हैं कि यार क्या जीवन है तेरा, हमारा अच्छा है. पर कुछ मेरे कज़न्स हैं जिनको लगता है नहीं तेरा जीवन बहुत अच्छा है, तो वो करते हैं ट्राई. कुछ ऐसा एब्सोल्यूट में बेस्ट नहीं होता है जीवन में कि यही अच्छा, यही बेस्ट है, यही करना है. बहुत सारी चीज़ें होती हैं. सबसे बड़ी बात है कि आपका मन किस चीज़ में लग रहा है, और वो तभी समझ पाओगे जब दुनिया की नॉइज़ से खुद को कट करोगे. अपन कॉलेज में क्या प्रॉब्लम आती है कि अपन दुनिया की नॉइज़ से बहुत रिलेटेड रहते हैं. मेरे दोस्त क्या बोल रहे हैं, उसका एक आधे दोस्त का फादर होगा, वो सक्सेसफुल होगा, वो क्या बोल रहे हैं. मिडिल क्लास का बहुत प्रॉब्लम है ये. दूसरों की बहुत सुनते हैं. इंटरव्यू किस चीज़ का आ रहा है, ये ज़्यादा नहीं दिमाग लगाना. एक रूम में अपने आप को बंद करना है, सादा कोरा कागज़ लेना है और उस पर लिखते लाना है, लिखते कि क्या मन में थॉट्स आ रहे हैं, और फिर खुद को एंड में क्या बनना है. ये आपके अलावा और कोई डिसाइड नहीं कर सकता. नहीं तो मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो 30-35 साल की उम्र में फिर अपना करियर लाइन बदल देते हैं, IAS में रहते हुए भी. बहुत से लोग हैं जो इतने निराशाजनक हो जाते हैं कि फिर बोलते हैं नहीं मुझे ये नहीं करना, मेरे को वो करना है. तो थोड़ा सा अपने आप से बातचीत, अध्यात्म बोलूँगी, किसी भी प्रकार का थोड़ा सा एलिमेंट जीवन में ज़रूर रहना चाहिए, क्योंकि उसी से सेल्फ रिफ्लेक्शन आता है. पार्टी करने से, दोस्तों के साथ कैफ़े में बैठने से, और किसी एक पॉपुलर टीचर से बात करने से, इन तीनों चीज़ें से जीवन में क्लैरिटी बिल्कुल भी नहीं आती. ठीक है मैडम, आपके समय जो पढ़ाई थी वो अलग तरह की थी. उस वक्त संसाधन कम थे, अभी संसाधन ज़्यादा आ चुके हैं आपके समय से. तो अभी जो है अगर कोई IAS की परीक्षा की तैयारी करना चाहे तो क्या दृष्टिकोण से उसको तैयारी करनी चाहिए? संसाधन ज़्यादा है पर कन्फ्यूजन भी ज़्यादा हो गया है क्योंकि संसाधन ज़्यादा हो गए. टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ऑनलाइन क्लासेस, ये वो, इससे सादगी छोड़ दी है हम लोगों ने. मतलब पहले एक समय ऐसा था जब एक सिलेबस है, 4 टाइप के बुक्स हैं, 4 टाइप के प्रैक्टिस एग्ज़ाम हैं और लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर है. इतना करके बच्चों को क्लैरिटी है. आज इतना स्टडी मटेरियल है मार्केट में कि कन्फ्यूजन आ गया है कि पढ़ना क्या है. तो ये बात मैं सारे बच्चों के लिए क्लियर करना चाहती हूँ जो ऑनलाइन भी देख रहे हैं, ऑडियंस में भी बैठे हैं, कि अपनी रिसोर्सेज को लिमिटेड रखना सीखिए किसी भी चीज़ में. आजकल क्या इंस्टाग्राम में वो करते ना, कितने बच्चे स्क्रॉलिंग करते हैं इधर सब, तो डेड स्क्रॉलिंग बोलते हैं. मैं सिर्फ स्क्रॉलिंग नहीं बोलती, उसको डेड स्क्रॉलिंग. जैसे किसी लाश के हाथ में फ़ोन थमा दिया गया हो और वो डेड स्क्रॉलिंग करे जा रहा है ऊपर ऊपर ऊपर. उससे क्या है, इंफॉर्मेशन का फ्लो जीवन में बढ़ गया है और डिसीजन मेकिंग
कम हो गई है। सब जो ऑनलाइन दिख रहा है अच्छा ही दिख रहा है। किसी ने आज तक रोते हुए फ़ोटो डाली है ऑनलाइन, परेशान होते हुए, हेलो गाइस मैं आज बहुत परेशान हूँ? सब अच्छा अच्छा ही डाल रहे हैं, तो लग रहा है कि सब अच्छा अच्छा चल रहा है। तो कितना बड़ा डिल्यूजन है ये बताइए। और ऐसा ही स्टडी मटेरियल में भी हो गया है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें अननेसेसरी मार्केट में है, उसको शॉर्टलिस्ट करना सीखिए सिलेबस को ध्यान में रखते हुए। एक आपका सिलेबस है, उसका 360 डिग्री व्यू होता है। जैसे कि अभी हम यूपीएससी में पढ़ते हैं इंडियन फ्रीडम मूवमेंट। इंडियन फ्रीडम मूवमेंट 1857 से 1947 तक जितने इवेंट्स हुए, रिवोल्ट्स हुए, सबके बारे में पढ़ने का है, पर उसके बारे में 40 किताबें हैं। तो क्यों पढ़नी है 40 किताबें? एक कोई किताब उठाओ और 1857 से 1947 तक कितना कवर हो सकता है उसको देखो। ज़्यादा, अभी बोलते हैं 2 नाव में पैर रखोगे तो डूबोगे ही, ऐसा बोला जाता है। तो एक ही नाव में रहने का, उसी को बार बार पढ़ने का। ज़्यादा नाव में रहोगे तो ना रिवाइज होगा, ना प्रैक्टिस टेस्ट होंगे। सेम गोज़ फॉर इंजीनियरिंग, मतलब या फिर जो भी आप कोर्सेज कर रहे हो, मेडिकल, बीएससी, बीए, इफ़ यू रीड मोर, मतलब जितना आप स्टडी मटेरियल रखोगे अच्छी बात है, बट लिमिटेड सेंस में कि ये मेरे से कंसर्न है, बाकी मेरे से कंसर्न नहीं है। अगेन ये सेल्फ अवेयरनेस से पॉसिबल है, अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल। मैडम ने बहुत अच्छी बात बताई है कि सिर्फ स्क्रॉलिंग मत कीजिए, ध्यान रखिए कि उसके अंदर क्या मिल रहा है। सोशल मीडिया जितना बढ़ता जा रहा है उतना ही खतरनाक होता जा रहा है। मैडम सिर्फ यूपीएससी या आईएएस की तैयारी के लिए नहीं, आम एग्ज़ाम्स जो होते हैं, आम पढ़ाई होते हैं, उसमें भी कई बार विद्यार्थी जब है वो अनसक्सेसफुल हो जाते हैं तो नकारात्मक सोच उनके अंदर आ जाती है। ऐसे समय में उन्हें क्या करना चाहिए? अपने मनोबल को मजबूत करने के लिए क्या करना चाहिए? आपके पास ऐसा कभी समय आया था क्या? आई थिंक जब तक एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता सबको यही लगता है कि मेरे जीवन में क्या होगा। पर एक है, जितनी ऊर्जा आप लोगों में आज है, 20 से 25 साल की उम्र के बीच में बहुत एनर्जी रहती है। तो जब मैं 21 साल की थी, मुझे कोई कहता था तो मैं बोलती थी ऐसा नहीं है, मैं तो जब भी रहूँगी मेरे में रहेगी एनर्जी। आज मैं 30 की हूँ और मुझे पता है कि कितना डिफरेंस होता है 21 का होने में और 30 का होने में। बहुत ज़्यादा एनर्जी में डिफरेंस होता है। तो अब मैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं, उसमें बेसिक क्या एटीट्यूड रहना चाहिए मैं आपको बताती हूँ। और मैं हमेशा हर इंटरव्यू में बोलती हूँ कि अगर आपके दिमाग में ये रहा कि मेरा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो भी मुझे देना है, एमपीएससी, रेलवे, एसएसबी, आर्मी, पुलिस, यूपीएससी, अगर मेरे दिमाग में ये रहा कि ये बहुत टफ है, तो वो चीज़ कभी भी नहीं हो पाएगी। मतलब जब मैं तैयारी कर रही थी तो मुझे एक सीनियर ने मुझे बोला था कि यूपीएससी को हवा मत बनाओ। हवा नॉर्थ इंडिया का एक शब्द है, मतलब बहुत बड़ा कुछ पहाड़ कि इसको कैसे चढ़ना है, इतना नहीं है। साधारण इंसान के लिए बनाया गया है एग्ज़ाम और साधारण इंसान इसको निकाल सकता है। अगर आप यूपीएससी की लिस्ट उठा के देखेंगे तो हर टाइप के इंसान ने क्लियर किया उसको। जो दिल्ली गया, जो दिल्ली नहीं गया, जिसकी शादी हो गई थी, जिसकी शादी नहीं हुई थी, जिसके बच्चे थे, जिसके बच्चे नहीं हैं, जो अच्छे आईआईटी, आईएम, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, जो सादे कॉलेज से पढ़ा है, उसका भी क्लियर हुआ है। ऐसा कोई टाइप नहीं है, टाइप एक ही है और वो है मेहनत। तो अगर आप मेहनत कर रहे हैं ना, तो आपका मन आपको खुद ही जवाब दे देगा कि मैं मेहनत कर रहा हूँ। और ये सब बच्चों के साथ मैंने देखा है। मेरे पास कुछ बच्चे आते हैं, बोलते हैं मैंने ना सब पढ़ लिया है, मेरा तब भी क्लियर नहीं हुआ। ऐसा होता ही नहीं है। उसको देख के ही समझ आ जाता है कि इसने कुछ नहीं पढ़ा है। आपको अगर सीरियस एस्पिरेंट को आइडेंटिफाई करना है, वो हमेशा आएगा, बोलेगा मैंने इतना कर लिया, ये काफ़ी है क्या, या और भी कुछ देखूं, मैं कितने क्वेश्चन पेपर सॉल्व करूं। हमेशा एक क्वेश्चनिंग माइंडसेट कि मेरे को करना है और करना है, कैसे करना है, अगर मेरे को ये अचीव करना है। अभी जब मैंने 2 साल पहले एक कागज़ पे लिख के रख लिया था कि मुझे ऑल इंडिया रैंक 33 लानी है। अब लानी है, आ भी जाएगी, बट कैसे लाएं? बैकवर्ड वॉक करें। 33 लाने के लिए हर सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ना, हर सब्जेक्ट के नोट्स बनाने, हर सब्जेक्ट को रिवाइज करना,
हर सब्जेक्ट के एग्ज़ाम पेपर सॉल्व करना, अरे 33 लानी है पर ये एग्ज़ाम में तो नंबर अभी भी कम आ रहे हैं तो और क्या करूं इसके लिए, ये करते करते रैंक आई 35। और दिमाग में हमेशा सेल्फ क्वेश्चनिंग। और ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, मेरे साथ में भी जो बैचमेट रहा, मेरा एक बैचमेट रहा जो 22 साल की उम्र में उसने यूपीएससी क्रैक किया। उससे 2 साल पहले उनके फादर साहब की डेथ हो गई और 1 साल बाद सगे बड़े भाई की भी डेथ हो गई, पर खुद उसने आईआईएम बैंगलोर क्रैक किया, सीए इंटरिम क्रैक किया और यूपीएससी क्रैक किया, एक साथ तीनों एक ही लाइन में। तो कोई बाहर से साधारण आदमी पूछेगा यार इतना घर में हो गया फिर भी 22 साल की उम्र में तीनों एग्ज़ाम क्रैक कर रहा है। आप उसके हिमांशु नागपाल नाम है उनका, आप जाके देखना भी ऑनलाइन। तो मैं उसको जितना मैंने ऑब्जर्व किया, अभी मेरी स्टडी है उसके बारे में, कि वो बड़ा ठेठ दिमाग का आदमी है, मतलब एक ज़िद्दी दिमाग रहता है कि ये मुझे करना ही है। तो जब वो आ जाएगा ना एटीट्यूड कि कुछ भी हो जाए तो करना ही है, तो ओम शांति ओम में लाइन रहती है, किसी चीज़ को पूरे शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसको तुमसे मिलाने में लग जाती है। ये सच बात है। ये एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद भी जो तुम्हें 50 साल जीने हैं उस टाइम पे भी यही बात होगी और आज भी यही बात होगी। मैडम, बहुत सारे युवाओं के मन में जो यूपीएससी करना चाहते हैं उनके दिमाग में ये सारी चीज़ें चलती रहती है कि यूपीएससी का एग्ज़ाम देना बहुत महंगा होता है, पैसे बहुत लगते हैं, या फिर इंग्लिश जो है वो आनी ही चाहिए, अगर इंग्लिश नहीं आई तो वो सक्सेस नहीं होंगे उसमें। क्या ये अनिवार्य है? मैंने पहले ही बोला कि दोनों टाइप का बच्चा रहता है जो एग्ज़ाम निकालता है, कुछ भी एब्सोल्यूट अनिवार्य नहीं है। मतलब एक के पास पैसे होंगे बहुत, उसने अच्छी कोचिंग ली है, वो भी निकाल लेता है एग्ज़ाम, और ऐसे भी लोग हैं जो अपने गांव से रह के हिंदी में एग्ज़ाम निकाले हुए हैं। अगर आप गूगल करेंगे हिंदी मीडियम यूपीएससी लिस्ट तो उसमें भी बच्चों ने निकाला है, प्रमाण कम होगा पर निकाला है। तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि यार टाइम तो बदलते ही रहता है, टाइम आज इंग्लिश मीडियम का है, कल शायद मराठी मीडियम का हो, परसों शायद हिंदी मीडियम का हो, पर बच्चों का प्रमाण हिंदी मीडियम से भी बढ़ता जा रहा है। और एक मेरे को जो बस एक प्रॉब्लम लगती है वो मीडियम नहीं है, कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस। कि जब नांदेड़, जलगांव, नंदुरबार ये जगह में मैं काम कर चुकी हूँ और जब भी मैं बच्चों को मिलती हूँ जो एग्ज़ाम का मेरे से गाइडेंस लेने आते हैं, उनके मन में ऑलरेडी एक कहते हैं हीन भावना कि मैं तो छोटी जगह से हूँ, मैं छोटे शहर से हूँ, मैं कैसे क्लियर करूँगी या करूँगा। तो पहले तो सेल्फ लिमिटेशन निकालो दिल से, क्योंकि अगर एक इंसान ने भी पहले क्लियर किया है मतलब क्लियर करने योग्य है एग्ज़ाम। तो आप अपने मन में पहले सेल्फ लिमिटेशन निकालोगे तब आपके जो पाथ है, आपका मार्ग है, वो मोकड़ा होता जाएगा कि भाई कैसे निकलना है, क्या करना है। हिंदी मीडियम का हो तो कौन सा पढ़ाई करूँ, अपने शहर में रह के कैसे पढ़ाई करूँ, वो मार्ग अपने आप निकलता जाएगा। बट पहले जो मैंने पहले बोला ना, शिद्दत, ज़िद, पहले मन में वो निर्माण करनी पड़ेगी, और वो भी लॉन्ग टर्म। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में 1.5-2 साल का समय लगता है एक अटैम्प्ट के लिए। तो वो आज आई, मैं लेक्चर दे के गई, आप 2 मिनट के लिए मैं बिल्कुल करूँगा या करूँगी, और मेरे जाने के बाद फिर से वही नॉर्मल ज़िंदगी, सुबह आके बाइक से आने का, पार्क करके कैफ़े में मौज मस्ती करने की, क्लास में सर पढ़ा रहे हैं, आधी बातें घुस रही हैं आधी नहीं घुस रही हैं। तो वो अगर मोड में रहोगे तो नौकरी लगने के बाद भी परेशानी रहोगे। ऑफिस ज़िंदगी में एक प्रकार का डिसिप्लिन और एक प्रकार का अगर आप वैल्यू सिस्टम ले आए कि मुझे ये चीज़ करनी है फिर मैं अपना मज़े करूँ या जो भी करूँ, बट वो एटीट्यूड आज की जनरेशन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, डिसिप्लिन का। मैडम, आप आज एक ऊंचे पद पर हैं और फ्यूचर में भी आप लगातार ऊंचे पदों तक पहुंचने वाली हैं। आप जो युवा हैं अभी के, हमारे साथ रायसोनी स्कूल के बच्चे हैं, इनको क्या संदेश देना चाहेंगी? और ये भी इनको जानने की उत्सुकता होगी कि बड़ी बड़ी किताबें पढ़नी पड़ेगी क्या उसके लिए? नहीं, मैंने पहले ही बताया कि जीवन का एक ही सत्य है और वो है मेहनत। उससे आप कभी भी नहीं बच सकते। अगर आपको लग रहा है कि शायद अंबानी जी मेहनत नहीं कर रहे होंगे तो वो भी सच नहीं है। मतलब
मैंने ऐसी किसी को एक बार पूछा, मैंने बोला यार ऐसे अंबानी जी या अडानी जी इतना जैसा किसी के पास, बड़े उद्योगपति जैसा पैसा किसी के पास आ गया तो बड़ी उनको लगता होगा कि मैं तो आराम से जीऊँगा, आराम से अपना जीवन में रहूँगा। तो मुझे सामने वाले व्यक्ति ने उत्तर दिया कि जैसे तेरे हाथ में अगर 100 रुपये और तुझे लगता है कि यार 1000 कमाने चाहिए, 100 तो बड़ी आसानी से खर्च हो जाएंगे, वैसे उन्हें लगता होगा कि 100 करोड़ तो बड़े कम पैसे हैं, ये तो मैं एक प्राइवेट जेट करूँगा उसी में ख़त्म हो जाएंगे। तो मतलब कहने का अर्थ ये है कि हमें दूर से बैठे बैठे लगता है कि किसी की ज़िंदगी में, किसी के जीवन में समाधान है। जैसे मुझे लगेगा शायद प्राइवेट सेक्टर के लोग बड़े मज़े करते हैं यार, मतलब जहाँ जाना हो फ्रीली जाते हैं, खाते पीते हैं, मज़े। उनको लगता होगा कि मेरा जीवन बहुत अच्छा है, कि मैं जैसे चाहूँ मर्जी वैसे जीती हूँ, मेरे पास घर है, गाड़ी है। तो मेरा कहने का, जैसे सर ने बोला कि बड़ी बड़ी किताबें पढ़नी पड़ेंगी, मेहनत करनी पड़ेगी, ये आज का सत्य नहीं है। सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर करने तक की बात नहीं है, ये जीवन भर ये ऐसे ही रहेगा। आपको हर स्टेज पे, जीवन के हर पड़ाव में लगेगा कि यार ऐसा करना चाहिए क्या, ऐसा होना चाहिए क्या। और वो मिडिल क्लास का एक क्या हुआ है कि डर घर में बिठा दिया गया है। 3 इडियट्स देखिए ना सबने, तो उसमें शर्मन जोशी का जो रोल था, क्या उसका क्या नाम था, राजू रस्तोगी, तो उसका क्या था, पूरा जो कैरेक्टर का सार था वो क्या था, डर। ये नहीं हुआ घर वाले बोलेंगे डर, ये हुआ टीचर बोलेगी डर, ये ऐसे किया वैसे होगा डर। तो हर पड़ाव पे हम क्वेश्चन करते रहते हैं, ये करना चाहिए क्या, इतना करने से होगा क्या, उतना करने से होगा क्या, ऐसे जाऊंगा तो होगा क्या। और तुम कभी किसी बहुत कॉन्फिडेंट व्यक्ति को देखोगे ना, जो सिक्योर बैकग्राउंड से आता है, बड़ा कॉन्फिडेंट तुमको लगेगा, अरे यार ये करना ही चाहिए, ऐसे होना ही चाहिए। और वो एटीट्यूड अगर जीवन में आ गया ना, तो आप ये सब छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछना भूल जाओगे कि मैं इतनी किताबें पढ़ूँ क्या, इतने पेपर मुझे देने हैं क्या, अरे मेरे को IAS बनना है या मुझे MPSC में डिप्टी कलेक्टर बनना है, इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा। अगर वो एटीट्यूड आ गया ना सेल्फ कॉन्फिडेंस का, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस से आपको क्लैरिटी आती है। और एक दिन में नहीं आता सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपको विद टाइम अपने ही एक्टिविटी से बिल्ड करना पड़ता है। नहीं तो दिमाग क्या है, दिमाग का मूल रूप है खुद की बगावत करना। कभी कभी लगता है ना दिमाग, यार तू मेरी टीम में है कि सामने वाले की टीम में, मेरे को मेरे खिलाफ भड़का रहा है। क्योंकि दिमाग का मूड नेचर जो है वो है खुद की बगावत करना, तो उसको ट्रेन करना पड़ता है। एक जापानीज में सेइंग है कि मास्टर योर माइंड एंड लेट नॉट द माइंड मास्टर यू। तो अगर आप दिमाग बार बार कहेगा ये मत कर, ऐसे कर, ये करना है क्या, और हाँ ये करूँ नहीं करूँ, और डर और थोड़ा सा हेजिटेशन अगर आप बिल्ड करते चले गए, तो आपका जो पर्सनालिटी है बहुत वीक डेवलप होगा। आप कहीं भी गए जीवन में, प्राइवेट में गए, गवर्नमेंट में गए, नासा पे गए, दूसरे मंगल ग्रह पे गए, तो भी आपका पर्सनालिटी वीक रहेगा और वो ऐसा जीवन खुश नहीं रहता। खुश कौन सा रहता है कि यार इतने यंग है, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी रहनी चाहिए, इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा मैं 2 किताबें और पढ़ लूँगा, क्योंकि मेरे मन में जिद है, मेरे मन में शिद्दत है कि मुझे यही करना है। मैडम, एक सवाल जो अभी आपके से ही मेरे दिमाग में आया और जो शायद बच्चे भी जानना चाहते होंगे, मैं भी जानना चाहता हूँ। UPSC क्लियर करने के बाद आपके पास ऐसा कौन सा समय था जब आपको बहुत बुरा लगा और बहुत अच्छा लगा? क्लियर करने के बाद जी, तो बहुत अच्छा मुझे लगा था जब मुझे 3 गोल्ड मेडल्स मिले थे। तो मेरी ट्रेनिंग, बहुत सारे बच्चे जब आ जाते हैं UPSC में तो उनको ईजी हो जाते हैं, वो मैं ईजी नहीं होती, मैं आज भी ईजी नहीं होती। तो मेरे को ट्रेनिंग में था कि मुझे मैक्सिमम गोल्ड मेडल जीतने हैं, तो 8 में से 3 गोल्ड मेडल मुझे ट्रेनिंग के एंड पे मिले थे, और मैं आई वॉज दी ओनली फीमेल जिसको गोल्ड मेडल मिले थे। तो मेरे लिए बहुत अच्छा मोमेंट था मेरे लिए। और मेरे लिए सबसे बुरा मोमेंट रहा जब मैं सर्विस में जब हम आते हैं तो हमें लगता है कि हम दुनिया बदल देंगे, है ना, हमें लगता है कि हमारे से ही शुरू हो रहा है और हमारे से ही ख़त्म हो रहा है सब। तो मुझे अभी भी याद है कि मेरे एक सीनियर ने मुझे बुला के, एक मोर्चा आया था और मैंने मोर्चे से डायरेक्ट बात करी और मैंने बोला ऐसे कैसे, ऐसे नहीं होता, वैसे होता है, ऐसे नहीं होता।
करके, तो मेरे एक सीनियर ने मुझे बुला के बहुत झापा था और ये बोला था कि बहुत एंथुजियाज़म से आप यंग हैं, अभी हम 25-26 साल के थे, आप आए हो सर्विस में, बहुत अच्छी बात है, बट अपनी सिचुएशन को परखना और सिचुएशन के अनुसार रिस्पॉन्ड करना, तुम जितना पढ़ लिख के आए हो ना सब भूल जाओगे, तो उतना सीखना बहुत ज़रूरी है। तो वो मुझे आज भी याद है, वो केबिन याद है, वो सीनियर का चेहरा याद है, और क्या क्या उन्होंने मुझे बोला था वो भी याद है, सब ठीक बोला था और उससे मुझे सीखने को बहुत मिला। बट मुझे आज भी वो याद करके लगता है कि यार नहीं करते तो शायद उतनी डांट नहीं पड़ती। थैंक यू मैडम जानकारी शेयर करने के लिए। आखिरी में मैडम, आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस जो होते हैं तो उसके लिए यहाँ बच्चों को क्या कुछ मार्गदर्शन करना चाहेंगे? नहीं, एक कहानी मैं हमेशा सुनाती हूँ। मैंने जो ज़िद्द और शिद्दत की बात की, तो मेरे फादर साहब मुझे कहानी सुनाते थे एक राजा की, जिसकी माँ को शेर ने काट लिया था। इंजर हो गई थी, मरी नहीं थी, पर उसको गुस्सा बहुत था कि यार ये शेर को तो मुझे आज मारना है। और मैं जंगल में, वो पूरी अपनी आर्मी लेके जंगल में निकलता है अपने तीर कमान के साथ कि मुझे आज इस शेर को ढूंढ के मारना ही मारना है। गुस्सा था उसमें, एक पागलपन कि भाई मुझे इस शेर को आज ख़त्म करना है। निकला, ढूंढते ढूंढते शाम हो गई, थक भी गए थे सब, पर उसका गुस्सा और उसका तेज़ ख़त्म नहीं हुआ। तो उसको झाड़ी के पीछे एक हिलता हुआ कुछ तो भी दिखा, उसको लगा शेर है। उसने अपनी तीर कमान निकाली और शेर बराबर उसको जो लगा कि ये शेर है उसकी तरफ उसने निशाना लगाया और खुश एकदम कि मैंने जिस चीज़ के लिए मैं सुबह निकला था वो हो गया। अब सारे जो सेनानी थे उन्होंने वो हटाया, ये अपनी गवत वगैरह की, भाई किसको लगाए, शेर की डेड बॉडी बाहर निकाले। तो देखा कि एक पत्थर रखा हुआ था और पत्थर के आर पार राजा का तीर चला गया था। तो राजा बड़ा खुश, कहते हैं मेरे में दिव्य शक्ति आ गई है, एक पत्थर के आर पार मैं अपना तीर पहुंचा सकता हूँ। तो वो वापस गया अपने महल, उसने आजू बाजू के सारे राजाओं को बुलाया कि मैं सबको अपना ये जो नई मेरे में स्किल आई है ये मैं दिखाना चाहता हूँ। तो बीच में पत्थर रखा गया, सारे आजू बाजू के राजा बैठे थे, सारे जो इंटेलिजेंट अपन वज़ीर वगैरह बोलते हैं सब आए हुए थे वहाँ पे। तो राजा ने तीर अपना पत्थर की तरफ एम किया और मारा, तो पत्थर के आर पार तीर जाए ही ना। उसने एक बार मारा, 2 बार मारा, 3 बार, 10 बार मारा, बहुत बार ट्राई किया, बट वो गया ही नहीं। कोई बता सकता है क्यों? ओवर कॉन्फिडेंस, वेरी गुड। उसको अग्रेशन नहीं था। वेरी क्लोज आंसर्स यार। उसने एक पंडित को बुलाया और पूछा कि यार ये अभी क्यों नहीं जा रहा पत्थर आर पार, मैंने पहले भी तो कर रखा है। कहता है क्योंकि अब तुम्हारे दिमाग को पता है कि ये पत्थर है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं दिमाग में लिमिट कर दूं अपने आप को कि ये तो एग्ज़ाम टफ है और ये मुझसे नहीं होगा, या ये मेरी जॉब टफ है और ये मुझसे नहीं होगा, तो वो नहीं होगा। तो मेरा ये बोलना रहता है सारे बच्चों को, अपने जीवन में भी मैं अप्लाई करती रहती हूँ। ऐसा नहीं कि ये सब है, डेली की स्ट्रगल है ना, अपने आप में बिलीव करना डेली की स्ट्रगल है, मेरे लिए भी स्ट्रगल है। रोज़ अपने आप को अगर आप नेगेटिव फीडिंग करते रहोगे तो आपका जीवन बहुत नेगेटिव हो जाएगा। अपने आप को पॉजिटिव फीडिंग कैसे करें? अब चैलेंजिंग समय चल रहा है, घर से पैसे नहीं आ रहे, एग्ज़ाम भी बहुत टफ है, क्लियर करना है, तो कैसे पॉजिटिव फीडिंग करें यार अपने आप को? उसके लिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि अध्यात्म की ज़रूरत पड़ती है। जिस भी आप अध्यात्म में विश्वास रखते हैं, कुछ लोग सिर्फ मेडिटेशन करते हैं, कुछ लोग पूजा करते हैं अपने अपने भगवान की, जो भी चीज़ है, अगर वो एलिमेंट लाइफ में नहीं रहा जहाँ पे मैं थोड़ा सा आधा घंटा दिन का सेल्फ रिफ्लेक्शन पे दूँ, मेडिटेशन के साथ दे सकता हूँ, पूजा के साथ दे सकता हूँ, पर अपने मन में ये बोलते रहना कि ये मैं करके ही रहूँगा या रहूँगी, ये मेरे लिए पत्थर नहीं है। तो अपने, और मेरे को ऐसा लगता है कि इंसान बहुत शक्तिशाली है। अगर इंसान 5 ही पांडव थे जिन्होंने सब कौरवों को हराया, तो अपने मन में अगर हम बार बार ये बोलते रहेंगे कि मेरे से तो नहीं होगा, मेरा तो ये बैकग्राउंड है, मेरे से तो नहीं होगा, तो नहीं होगा। मैं आज भी बता रही हूँ आपको। और अगर मैं ढीठ बन गया, जैसे बहुत मैंने बच्चे देखे बड़े टैलेंटेड, बड़े ढीठ होते हैं, वो किसी भी पोडियम पे खड़ा कर दो एक अलग ही कॉन्फिडेंस झलकता है। तो वैसे अपनी पर्सनालिटी को रोज़
क्या बोलते हैं, पॉलिश करने का। जैसे एक शीशा रहता है ना, अगर उस शीशे को आप सालों तक साफ ना करो तो शीशे पे क्या जम जाती है, तो उस शीशे को रोज साफ करना पड़ता है। तो आप भी वैसे ही हैं, आपका दिमाग भी वैसा ही है, शीशा जैसा। अगर आप रोज उसको साफ नहीं करोगे तो उस पर धूल 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 जमती रहेगी। और फिर हमें कैसे लोग मिलते हैं, डरपोक, रिस्क ना लेने वाले, हर बात पे, अभी हम कोटा की बातें करते हैं तो 3-4 बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, ऐसे बच्चे मिलते हैं। तो मुझे लगता है जीवन में कुछ होना हो, कॉन्फिडेंस और जिद कि मेरे सामने जो मेरी लाइफ की प्रॉब्लम है वो पत्थर नहीं है। थैंक यू मैडम। मैडम ने बताया कॉन्फिडेंस, हाँ आप लोग ओवर कॉन्फिडेंस मत करने लगना वो भी खतरनाक है। मैडम, हमारा नारीत्व का सम्मान जो कार्यक्रम चलता है उसमें आपने आकर बहुत सारा मार्गदर्शन किया, इसके लिए आपका बहुत सारा शुक्रिया। हमारे साथ थी मीनल जी करनवाल, जिन्होंने बताया कि लाइफ में अगर आप सक्सेस करना चाहते हैं तो आपको क्या नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए ये तो सबको पता होता है, लेकिन क्या नहीं करना चाहिए, ये जो कुछ भी इन्होंने कहा है इस बात को गौर फरमाते रहिए, ध्यान में रखिए, और अगर आप सही रास्ते पर चलेंगे तो मंजिल आपको जरूर मिलेगी।